सरस्वती महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उस्तरा ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी चल रही है, उसको देखते हुए अगर सोचा जाए तो अगर शिक्षा जगत में इस महामारी को लेकर के एक नया शब्द हमारे जो सामने आया है वो है नवाचार। क्योंकि इस महामारी के बीच में अगर हम चाहें तो सकारात्मक भी सोच सकते हैं और इसका एक ही उपाय बचने का कि आप स्वयं सुरक्षित रहें और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बाधित न हो। उस वजह से ये एक नवाचार के माध्यम से आपके घर तक और जो सोशल मीडिया है उसका एक बेहतर यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे शिक्षा जगत में जो शिक्षाविदों ने एक नवाचार शब्द दिया है, वो नवाचार जो शब्द है उसकी आज प्रैक्टिकल प्रयोग रूप में जरूरत हो रही है। नवाचार देखने में अच्छा शब्द है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण प्रयोग क्या होता है, नवाचार होता क्या है कि शिक्षक वही है, छात्र वही है, लेकिन और इनकी जो पाठ्यक्रम में जो शिक्षण सामग्री दे रखी है वो भी वही है, लेकिन उनको पहुंचाने का माध्यम अलग नया नवाचार रूप में। आज आप सभी इस महामारी के रूप में है, महामारी से बचने के लिए आप सभी अपने घरों में हैं, तो आपकी पढ़ाई भी बाधित न हो तो शिक्षक अब उस अध्ययन सामग्री को आपके पास तक पहुंचा रहा है। ये नवाचार। पहले गुरुकुल की शिक्षा चलती थी, फिर उसके बाद विद्यालय बने, ब्लैक बोर्ड की आई, फिर उसके बाद प्रोजेक्टर का निर्माण हुआ। शिक्षक वही है, छात्र वही है, पाठ्य सामग्री वही है, लेकिन उस पाठ्य सामग्री को नए रूप में विद्यार्थी तक देना, ये नवाचार होता है। और इस नवाचार के माध्यम से हमारा जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत हम लोग शिक्षण उद्देश्यों की वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। शिक्षण उद्देश्यों की वर्गीकरण बीएस ब्लूम, ये इसे बीएस ब्लूम की वर्गीकृति कहते हैं। शिक्षण उद्देश्य होते क्या? शिक्षण उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थी जो सीख रहा है, जो भी वो क्लास में सीख रहा है या बाह्य वातावरण से जो भी सीख रहा है, वो सीखने को व्यवहार में कैसे लेकर आए, वो उसका शिक्षण उद्देश्य कहलाता है। अब इस शिक्षण उद्देश्य को देने की जो प्रयोग वो किया था बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम की वर्गीकृति इसको कहते हैं और शिक्षण उद्देश्य की वर्गीकृति उसको कहते हैं। बीएस ब्लूम, इसका पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये बीएस ब्लूम ये चाहता है कि विद्यार्थी को आप एक किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रखें, कि विद्यार्थी केवल एक बुक अपनी पढ़ी और उसको पाठ्यक्रम को पढ़ा और वो पास हो गया और अगली कक्षा में वो चला गया। बीएस ब्लूम ये चाहते हैं कि वो जब विद्यार्थी कोई पाठ्यक्रम को पढ़े, उसमें कोई भी चीज को पढ़े, तो वो स्थायी ज्ञान उसके अंदर हो और वो उस चीज का प्रयोग आगे आने वाले समय में भी कर सके। ये बीएस ब्लूम चाहते थे। उस बीएस ब्लूम ने ध्यान में रखते हुए, इस वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए 3 पक्ष दिए: ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। 3 पक्ष इसने दिए। विद्यार्थी सबसे पहला पाठ्यक्रम में कोई भी विषय का अध्ययन करता है, वो सबसे पहला पक्ष यूज करता है ज्ञानात्मक पक्ष। कि विद्यार्थी ज्ञानात्मक पक्ष अगर सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष लेता है, उसके बाद बीएस ब्लूम चाहता है कि विद्यार्थी जब ज्ञान ग्रहण कर रहा हो तो उस समय वो विद्यार्थी उसे भाव पक्ष से ग्रहण भी करे, और भाव पक्ष से जब वो किसी भी चीज को मन से ग्रहण करेगा तो उसी चीज को वो क्रिया में भी लेकर आएगा, कार्य भी करेगा। और विद्यार्थी जब ज्ञान को ग्रहण करके उसको मन से समझकर और उसका कहीं पर भी क्रिया या प्रयोग कार्य करेगा तो वह उसे स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है
वो रटन प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि विद्यार्थी को ज्ञान भी ग्रहण करवाया जाता है, उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये काफी कम ही देखने को मिलता है। लेकिन बीएस ब्लूम चाहते थे कि विद्यार्थी को जब ज्ञान दिया जा रहा है तो वो मन से मतलब भाव से ग्रहण करे और क्रिया भी करे। इसके अंदर जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो ब्लूम ने दिया था 1956 में। उसके बाद भावात्मक पक्ष है वो ब्लूम तथा उसके सहयोगी क्रथवाल और मसीहा, ये 3 शिक्षाविदों ने 1964 में इस भावात्मक पक्ष को दिया था। और क्रियात्मक पक्ष जो है वो सिम्पसन ने दिया था 1972 में। अब हम जब शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण को पाठ योजना, जब कोई भी बीएड के विद्यार्थी या बीएसटीसी के विद्यार्थी है, जब हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं तब इस बीएस ब्लूम की वर्गीकरण में से भी इनके जो मुख्य बिंदुओं को तीनों पक्षों में से 6 बिंदुओं को लिया जाता है। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, भावात्मक में अभिरुचि और अभिवृत्ति लिया जाता है और क्रियात्मक में प्रयोग लिया जाता है। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन करें। ज्ञानात्मक पक्ष पहला इसका पॉइंट होता है, पहला इसका तत्व है ज्ञान। ब्लूम ये चाहता था कि विद्यार्थी ज्ञानात्मक पक्ष के, भावात्मक पक्ष के और क्रियात्मक पक्ष के सारे बिंदुओं को ग्रहण करे। अगर विद्यार्थी सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए, सारे पक्षों के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर विद्यार्थी अध्ययन करता है तो विद्यार्थी को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और वह विद्यार्थी उस बिंदु को या उस प्रकरण को लंबे समय तक याद रखता है। तो पहला जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष का पहला बिंदु है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है कि प्रथम बार में किसी भी विषय वस्तु को आप जानते हैं, पहली बार किसी भी व्यक्ति को देखते हैं या आप पहली बार आपके जीवन में उस वस्तु से या व्यक्ति से पहली बार सामना होता है तो आप उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब आप प्रथम बार कोई भी अध्यापक आपकी कक्षा में आता है तो आप प्रथम बार उस अध्यापक के बारे में जानते हैं, वह क्या विषय पढ़ाएगा उसके बारे में जानते हैं, वो टॉपिक पढ़ा रहा है तो प्रथम बार भी आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए ज्ञान ही है। किसी भी चीज को हम प्रथम बार अगर पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए ज्ञान ही है। दूसरा होता है बोध। जब विद्यार्थी प्रथम बार किसी भी विषय वस्तु या व्यक्ति या वस्तु के बारे में जान लेता है तो वह जब उसके प्रति पूरी तरीके से निश्चित हो जाता है और वह उस विषय वस्तु को या प्रकरण को या उस व्यक्ति के बारे में अपनी भाषा में उच्चारित करके बताने लग जाता है, तो अर्थात उसे उस विषय वस्तु का या व्यक्ति का स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त हो चुका है या उसे बोध हो चुका है और उस विषय वस्तु को वह कभी ही भूल पाएगा। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह विद्यार्थी उस विषय वस्तु को या व्यक्ति के बारे में बोलने लग जाता है, उसको समझाने लायक हो जाता है अपनी भाषा में, वह होता है विद्यार्थी का बोध और उसे हम स्थायी ज्ञान भी कहते हैं। वर्तमान की शिक्षा जो पद्धति है वो ज्ञान पर ही रुकी हुई है। अगर अध्यापक चाहे तो उस ज्ञान से आगे भी बढ़कर विद्यार्थी ने सीखा या नहीं सीखा, उसने कितना सीखा, उसको अगर वो उसकी भाषा में बोलकर उच्चारित करवाए तो विद्यार्थी अगर उस चीज को अपने उदाहरणों के माध्यम से बोल पाता है तो अर्थात उस विषय वस्तु को विद्यार्थी ने स्थायी रूप से सीख लिया है। तीसरा होता है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष में प्रयोग। पहला होता है ज्ञान, विद्यार्थी ने बोध भी कर दिया, अब उसे जीवन में या विषय वस्तु को उसको प्रयोग अगर उसमें जुड़ा हुआ है और विद्यार्थी उस चीज का प्रयोग करना जान गया है तो ज्ञान, बोध और प्रयोग, वो प्रयोग कर लेता है उसके बारे में, तो
जब उसके बारे में वो क्रिया कर लेता है उस विषय वस्तु के बारे में, तो उसे वो स्थायी ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि उस चीज का वो प्रयोग कर चुका है। फोर्थ पॉइंट होता है इसका विश्लेषण। विश्लेषण अगर वास्तव में एक अध्यापक अपने विषय वस्तु को चाहता है कि विद्यार्थी उसके पॉइंट को या प्रकरण को अच्छे तरीके से सीखे, तो उसे विश्लेषण करके तौर पर छात्रों को पढ़ाना चाहिए। जैसे सरल से कठिन की ओर विश्लेषण। कैसे कि आप कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसकी आती है सामान्य परिभाषा। परिभाषा के बाद उसका आता है प्रकार, उसके गुण, उसके दोष, लाभ हानि, उसके उद्देश्य। इस प्रकार से वो टॉपिक खंडों में विभाजित करके जब पढ़ाया जा रहा है, तो विद्यार्थी को उसका जड़ तक पूरी समझ में आएगा और विद्यार्थी को स्थायी अधिगम हो सकेगा जब विश्लेषण करके कोई अध्यापक उस चीज को पढ़ाता है। फिर उसके बाद चौथा हमारा पांचवा पॉइंट आता है संश्लेषण। संश्लेषण जब अध्यापक ने पूरे प्रकरण को एक एक पॉइंट करके पूरा समझा दिया है, तो उसको पूरा वापस से एक समूह में वापस से इकट्ठा करके और विद्यार्थियों के सामने रखना है। ये हमारा होता है संश्लेषण। कि पूरा इतना बड़ा टॉपिक है, उसके गुण, दोष, प्रकार, लाभ, हानि, परिभाषा, ये सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके और जब उसको संश्लेषित किया जाता है एक जगह, वो संश्लेषण कहलाता है, ज्ञानात्मक संश्लेषण। और लास्ट हमारा इसके अंदर और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन इवैल्यूएशन कहते हैं इसको, मूल्यांकन को। मूल्यांकन क्या होता है कि आपने जो पूरी वर्ष भर जो आपने अध्ययन किया है, आपने ज्ञान किया है, आपने बोध किया है, आपने प्रयोग किया है, विश्लेषण किया है, संश्लेषण किया है, तो उसका पता कैसे चलेगा? मूल्यांकन से। मूल्यांकन क्या होता है कि पूरी अवधि में जो आपने प्रकरण के बारे में या उस विषय वस्तु या उस कक्षा के स्तर में जो में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, आपने किस हद तक उसे समझा, किस हद तक आपने अधिगम किया। तो जब आप पूरी वर्ष भर आपका मूल्यांकन चलेगा, मूल्यांकन पूरी वर्ष की अवधि के बाद में जब आप वार्षिक जो आपकी अंत में जो परीक्षा होती है, वो आपका मूल्यांकन कहलाता है, जिससे पता पड़ता है कि आपकी प्रतिशत इतनी बनी है 75%, 80%, तो विद्यार्थी पढ़ने में होशियार है, वही आपका मूल्यांकन होता है। आप जितना अधिगम करेंगे, जितना आप स्थायी अधिगम करेंगे, वो स्थायी अधिगम होगा ज्ञानात्मक पक्ष के सभी बिंदुओं को। कोई भी प्रकरण पढ़ लीजिए, आप कोई भी प्रकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसका ज्ञान करेंगे, उसके बाद बोध होगा, फिर प्रयोग होगा, फिर विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण होगा, और लास्ट में मूल्यांकन में अगर आपका बेहतर परिणाम आता है कि विद्यार्थी वास्तव में पढ़ने में होशियार है, तो वास्तव में आपने उस प्रकरण के प्रति या उस कक्षा स्तर में जितने भी विषय थे उनके प्रति आपने वास्तव में स्थायी ज्ञान प्राप्त किया है। और यही ब्लूम चाहते थे कि विद्यार्थी केवल उसको रटंत प्रणाली तक ही वो सीमित न रहे, वह प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक अनुभव में वो आए, और जब मूल्यांकन से ही वो चीज हमें पता पड़ती है। ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सारी जो स्टेप एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और अंत में जो आपने प्रकरण का पूरा वास्तव में अध्ययन किया है, तो उसका परिणाम बेहतर आता है, तो आपने सभी प्रयोग जो तत्व है, इसके जो बिंदु हैं, आपने वास्तव में सही अध्ययन करा है। और अगर परिणाम थोड़ा कम आता है तो आपको इन पक्षों पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। वीएस ब्लूम की वर्गीकी है, इसे शिक्षण उद्देश्यों की वर्गीकी भी कहते हैं, और इसके 3 पक्ष हैं, ज्ञान, भाव, क्रिया। ये ज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं में सभी विद्यार्थियों से ये मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को इसमें कोई भी बिंदु में अगर कुछ भी प्रकरण समझ में नहीं आया है, कोई बिंदु में अगर आपको आपत्ति है, तो आप लाइक या कमेंट में
दे सकते हैं। और हम कल ये आगे जो इसकी वर्गीकृत के भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष बचे हुए हैं उनका हम कल आगे की कक्षाओं में, ऑनलाइन कक्षाओं में इसका निरंतर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।